अब अपन पढ़ेंगे ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के बाहर की तरफ जर्मिनल इपिथेलियम की कवरिंग पाई जाती है। टर्मिनल इपिथेलियम के नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ठीक है। और ओवरी के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। इस स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। और ये स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला वाले पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये और ओवरी की इकाई क्या होती है? ओवरी की इकाई है फॉलिकल। बहुत सारे फॉलिकल से मिलके क्या बनती है? एक ओवरी बनती है। अब इन फॉलिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। और इन फॉलिकल का फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखो एफएसएच। एफएसएच जो है ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ये फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। अगर एफएसएच नहीं होगा तो फॉलिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जब हमने पहले पढ़ा था, जब हमने oogenesis पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में तो ये बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से लेकर के लाइफ लॉन्ग तक चलती है। जब तक उसकी लाइफ होती है तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है। लेकिन oogenesis जो होती है वो जन्म से पहले लेकर के और 45 से जन्म से पहले और से 45 से 50 साल तक चलती है। उसके बाद oogenesis बंद हो जाती है, ठीक है ना। और उस oogenesis की मैंने पहली स्टेज बताई थी, मल्टीप्लीकेशन फेज। उस मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या हुआ था कि जो उगोनिया बनते हैं उन उगोनियों का फॉर्मेशन हमेशा फीमेल भ्रूणीय अवस्था में ही बनना चालू हो जाता है। यानी उगोनिया कब बनना चालू हो जाता है? जब फीमेल एम्ब्रो क्या है, मदर की यूट्रस में रहती है, तो उस एम्ब्रो में ही उस समय ही उगोनिया बनना चालू हो जाता है। और उस उगोनिया से उगोनिया बना और लगभग एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन उगोनिया बन जाते हैं। तो टोटल कितने उगोनिया बन गए? दोनों ओवरी में मिलाकर के 4 मिलियन उगोनिया बन गए। इनमें से अधिकांश क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं या ग्रुप बना लेते हैं, है ना। ग्रुप बना के नष्ट हो जाते हैं ज्यादातर। अब नेक्स्ट स्टेज अपन ने पढ़ी थी ग्रोथ फेज। तो उसमें क्या हुआ? अधिकांश उगोनिया तो क्या नाम है, नष्ट हो जाएंगे। और लेकिन उनमें से एक उगोनिया वृद्धि करेगी और क्या बना लेती है? प्राइमरी oocyte। क्या बना लिया? प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कैसी स्क्वेमस इपिथेलियम यानी चपटी फॉलिकल सेल्स अरेंज हो जाती हैं। कौन सी सेल? फॉलिकल सेल। इनको नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा? ये कॉर्टिकल पार्ट, कॉर्टेक्स वाला भाग, क्योंकि इनके अंदर सब प्रेजेंट है, ब्लड वेसल है। स्ट्रोमा का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो इनको न्यूट्रिशन देगा। जबकि स्पर्म में कौन दे रहा था न्यूट्रिशन? सर्टोली सेल दे रही थी। तो इनको नरिशमेंट देने का काम ये करती हैं। और इस समय जो फॉलिकल सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? चपटी, स्क्वेमस होती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल। इसका पूरा नाम क्या है? प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल। अब क्या होगा? ये जो स्क्वेमस इपिथेलियम सेल्स थी ना फॉलिकल की, जो सिंगल लेयर थी, अब वो कैसी हो जाती है? क्यूबॉइडल हो जाती है। कैसी हो जाएंगी? क्यूबॉइडल हो जाएंगी। और oocyte कौन सा है? प्राइमरी oocyte ही रहेगा। प्राइमरी oocyte जब क्यूबॉइडल फॉलिकल से घिर जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोला उसको? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। इसके बाद इन फॉलिकल्स में क्या होगा? डिवीजन चालू होता जाता है और क्या बन जाती है? इसकी मल्टी लेयर बन जाती है, यानी कई बहुस्तरीय लेयर बन जाती है, मल्टी लेयर बन जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। और इसमें प्राइमरी oocyte तो है ही सेकेंडरी फॉलिकल के में, लेकिन ये किस लेयर से सराउंडेड हो गया? ये थीका लेयर से सराउंडेड हो जाता है। कौन सी लेयर से सराउंडेड हो जाता है? ये थीका लेयर से। तो अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या बना? सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा और थीका लेयर। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल बना। नेक्स्ट अब क्या होता है? ये जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है
ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा एक फ्लूइड को सीक्रेट करने लगती हैं, जिसके कारण एक लिक्विड की मात्रा बढ़ती चली जाती है, यानी फ्लूइड यानी तरल, लिक्विड की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है। और उस कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि फॉलिकल के अंदर कौन सी कैविटी होती है, तो ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो क्या है इसके अंदर, कौन सी कैविटी है, एंट्रम। इसके अंदर कौन सी कैविटी होती है, एंट्रम होती है। और इस समय प्राइमरी oocyte, जो कि आपने पढ़ा था oogenesis के समय, कि प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में इसमें डिवीजन रुक जाता है। मियोसिस फर्स्ट होता है तो उससे 2 सेल बनती हैं, एक तो कौन सी बनी, सेकेंडरी oocyte, और दूसरी क्या बनती है, पोलर बॉडीज। पोलर बॉडीज डिजनरेट हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है, और सेकेंडरी oocyte बन जाता है, तो टर्सरी फॉलिकल बन गया। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये इससे सराउंडेड हो जाता है, ये एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जोना पेलुसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन से, और नॉन सेल्यूलर है, अकोशिकीय है। दोनों चीजें याद रखना आप, किसकी बनी है ये, ग्लाइकोप्रोटीन की, और नॉन सेल्यूलर है, ठीक है। तो इसको अपन ने बोला टर्सरी फॉलिकल। अभी मैं सबको आपको लिख के बताती जाऊंगी कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल किससे बना, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या चीज है, क्योंकि क्वेश्चन बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो किससे बन रहा है, प्राइमरी oocyte, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा और थीका। ऐसी टर्सरी फॉलिकल किससे बनता है, सेकेंडरी oocyte, एंट्रम, और ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, और इसके चारों तरफ 2 लेयर बन जाती है। जो थीका थी अब वो 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है, आउटर थीका एक्सटर्ना और इनर थीका इंटरना। थीका इंटरना के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। अभी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन थीका इंटरना से सीक्रेट होता है। आगे समझ में, ये सब किसके इफेक्ट में होती है, ये सब FSH के कारण हो रहा है। ये सारा जो फॉर्मेशन हो रहा है फॉलिकल का, वो कौन से हार्मोन के द्वारा होता है, FSH। FSH कहाँ से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको बोला अपन ने टर्सरी फॉलिकल। इसके बाद नेक्स्ट फॉलिकल जो बनेगा वो ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, परिपक्व फॉलिकल, इसको ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। मैच्योर यानी परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। इस फॉलिकल में अब क्या हुआ है, इसके अंदर जो एंट्रम थी, इसके अंदर लिक्विड की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे ये बड़ी हो जाती है, और क्या होता है कि जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा होती है वो किनारे पे चली जाती है, लेकिन सेकेंडरी oocyte से मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा अटैच होती है, और उसको हम कहते हैं जर्म हिल, क्योंकि पहाड़ के तरह हिल के समान संरचना बना लेती है। देखो ये हिल की जैसे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ दिया, जर्म हिल या डिस्कस प्रोलीजिरस। डिस्कस प्रोलीजिरस, डिस्कस प्रोलीजिरस क्या है, डिस्कस प्रोलीजिरस कि जब सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से अटैच होता है, जुड़ा हुआ रहता है, उस संरचना को जर्म हिल या डिस्कस प्रोलीजिरस कहते हैं। और इस समय इस जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की जो लेयर होती है ना, जोना पेलुसिडा के चारों तरफ जो इकट्ठी हो जाती है, वो इकट्ठी होती चली जाती है, उसको अपन कहते हैं क्यूमुलेट होना। क्यूमुलेट यानी इकट्ठा होना। और उसको जब वो सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या था, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के बाहर भी एक लेयर बन जाती है, और उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा का मतलब रेडिएशन निकलते हैं, इसलिए इसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। रेडिएशन जैसा स्ट्रक्चर है, सॉरी, और इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और इसके बाहर, कोरोना रेडिएटा के बाहर यानी सेकेंडरी oocyte हो गया ना, उसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा इकट्ठी हो जाती है, उससे कहते हैं क्यूमुलेट हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्यूमुलस ऊफोरस। तो इसे कहते हैं अपन मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना तो है ही। अब क्या होगा, जब
फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज पर, कौन से डेज पे? 14 डेज पर, यहाँ जबकि क्या होता है? ओवुलेशन होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज पे क्या होता है? ओवुलेशन। उस समय किसका सिक्रीशन होता है? यहाँ पर LH का सिक्रीशन पीक पे हो जाता है। LH ओवुलेशन के कौन से समय LH का सिक्रीशन पीक पे होगा? 14 डेज पर। बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इसका सिक्रीशन। तो ये क्या करता है? इस डिस्कस प्रोलिजेरस और इनको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो ये इसके अंदर आ जाते हैं, तो इनका प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाती है? इसमें जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या होगा? बाहर ले जा देता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? जब सेकेंडरी oocyte का किससे रिलीज होना? मैच्योर फॉलिकल से जब बाहर निकल जाता है तो इसे अपन क्या कहते हैं? ओवुलेशन। क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कब कैसे हुआ? कि जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फॉलिकल क्या होगा? ओवरी की वॉल पे आकर के रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। फट जाएगा तो क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। याद रखना, ओवम रिलीज नहीं हो रहा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, क्योंकि अभी तक डिवीजन रुका हुआ है। आगे का डिवीजन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म एग मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर जाता है एग में, वो उसमें ओवरी में, तब क्या होगा? इसमें फर्टिलाइजेशन चालू होगा। ठीक है, तब उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तब ओवम का फॉर्मेशन होगा। अभी कौन सा स्टेज है? सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte जब ये रप्चर होकर के रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte, तो ये जो कैविटी है किसकी? ग्रेफेन फॉलिकल की। ये फॉलिकल की कैविटी कैसी हो जाती है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा वगैरह सब क्या रप्चर हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या अब ये कैसे हो जाती है? वस्कुलराइज हो जाती है, यानी ब्लड वेसल डेवलप हो जाती है। इससे पहले इसमें ब्लड वेसल्स नहीं थी, लेकिन जब ये रिलीज हो गया सेकेंडरी oocyte, तो ये जो कैविटी टाइप बनी थी, ये कैविटी में क्या हो गया? ब्लड वेसल्स भर जाती हैं और इसके अंदर एक येलो कलर का सब्सटेंस आ जाता है, पिगमेंट आ जाता है, जिससे अपन क्या कहते हैं? ल्यूटिन। इस येलो कलर के सब्सटेंस के कारण या पिगमेंट के कारण इसका कलर कैसा होता है? येलो। और इसे अपन कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। याद रखना, कौन सा हार्मोन? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ चला जाएगा? यूट्रस में। अभी आपने देखा था एंडोमेट्रियम में ब्लड से होता हुआ कहाँ चला गया? यूट्रस में। और ये क्या करेगा? इसका काम प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना है, यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखना है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये क्या होगा? ये लगातार क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन यूट्रस में पहुंच जाएगा और लगातार क्या करेगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। फर्टिलाइजेशन हो गया है तब, किस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी। और ना कब? जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और उससे लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट रहता है, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर 8 से 10 दिन के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद 8 से 10 दिन के अंदर क्या होगा? ये एक सफेद कलर की संरचना में चेंज हो जाता है और उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। ये कब हुआ? फर्टिलाइजेशन। अब आपसे क्वेश्चन देखिए, ये क्या आ जाता है कि कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब होता है? तो याद रखिए आपकी कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है। कार्पस ल्यूटियम का कलर येलो क्यों है? ल्यूटियन पिगमेंट के कारण इसका कलर येलो है। ठीक है ना? तो इतने सारे क्वेश्चन आपके पहले ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें बाहर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम, अंदर की तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा, कनेक्टिव टिश्यू की तरह होता है। और इसे किससे मिलकर बना? ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। और ये स्ट्रोमा क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। इस कॉर्टेक्स वाले भाग से, यानी कॉर्टिकल पार्ट ही क्या करता है? इनको नरिशमेंट देने का काम करता है। ठीक है,
अब हमने आपको पहले ही बताया था कि oogenesis कहाँ कब होती है, जन्म से पहले स्टार्ट हो जाती है और 45 से 50 इयर्स तक रहती है। फीमेल में जन्म से पहले चालू हो जाएगी, यानी भ्रूणी अवस्था में चालू हो जाती है और 45 से 50 साल तक रहती है, जिसमें ओगोनिया जन्म से पहले ही बन जाते हैं। कौन सी स्टेज में? मल्टीप्लीकेशन फेज में। और ओगोनिया की संख्या उस समय कितनी होती है? एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन और फिर दोनों ओवरी में 4 मिलियन होती है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? जब प्यूबर्टी आती है, यानी 12 से 14 साल तक की उम्र जो होती है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। और उस समय जो ओगोनिया है, जो ओगोनिया होती है वो क्या करती है? वो ग्रोथ करती है और किसका फॉर्मेशन करती है? प्राइमरी oocyte का। किसका फॉर्मेशन कर रही है? प्राइमरी oocyte का। ये जो प्राइमरी oocyte होते हैं ये कब बनते? 12 से 14 साल की उम्र में। और इसमें प्राइमरी oocyte की संख्या कितनी होती है? 60,000 से 80,000 तक होती है। एक ओवरी की बात कर रही हूं मैं, एक ओवरी में। इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो सेल्स क्या हो जाती हैं? अरेंज हो जाती हैं। किस रूप में? चपटी कोशिकाओं के रूप में होती हैं। क्योंकि अपने को मालूम है कि ओवरी की इकाई क्या है? फॉलिकल। तो फॉलिकुलर सेल्स या मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल्स ये इसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगी और इसे हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल सेल। कौन सी सेल? प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल। ओके। अब क्या हुआ? ये सेल तो कैसी थी? सिंगल लेयर थी और चपटी थी और इन्होंने किसको घेरा था? प्राइमरी oocyte को। अब ये जो सेल थी ये सेल कैसी हो जाती है? क्यूबॉइडल हो जाती है, यानी घनाकार हो जाती है। और ये किसको घेरे रहती है क्यूबॉइडल होकर के? प्राइमरी oocyte को घेरे हुए रहती है और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल किससे बना बच्चों? तो ये आपसे क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी फॉलिकल बनता है तो किस किस से मिलके बना? देखो प्राइमरी oocyte दिख रहा है ना आपको? ये प्राइमरी oocyte प्लस फॉलिकल सेल, इनसे मिलकर के क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है? अब क्या हुआ? एफएसएच तो रिलीज हो ही रहा है, इसलिए क्या होगा? जो फॉलिकुलर सेल्स थी या ग्रेनुलोसा सेल्स थी उनमें तेजी से डिवीजन होता है तो ये मल्टी लेयर्ड हो जाता है। अब कैसा हो गया? बहुस्तरीय, यानी मल्टी लेयर्ड हो गया और प्राइमरी oocyte है ही इसमें। अब ये चेंज ही नहीं हुआ सेकेंडरी oocyte में, अब ये कैसा है? प्राइमरी oocyte के रूप में है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके बाहर की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा और उस लेयर को हम कहते हैं थीका लेयर। तो सेकेंडरी oocyte किस किस से मिलकर के बना? सॉरी, सेकेंडरी फॉलिकल, oocyte नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल। ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये मिलके बनेगा प्राइमरी oocyte। ठीक है? प्लस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। जो ग्रेनुलोसा सेल है उनको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा प्लस थीका। तो 3 लेयर से। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण किससे हुआ, तो ये तीनों ऑप्शन 1 में होंगे, वही राइट होगा। ठीक है? नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि इनके अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, द्रव का स्रावित सीक्रेशन करती हैं, स्त्रावन करती हैं। तो फ्लूइड की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है और उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? एंट्रम। क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। और इस समय जो प्राइमरी oocyte था उसमें क्या हो जाएगा? मियोसिस फर्स्ट चालू हो जाता है, जो कि डिप्लोटीन अवस्था में, प्रोफेज की डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाता है। ठीक है? और उस समय जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो उसमें 2 टाइप की सेल बनती है। एक तो सेकेंडरी oocyte, ये अब कौन सा आ गया? देखिए अब टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte आता है, याद रखना है आपको। टर्सरी फॉलिकल में नाम है टर्सरी और फॉलिकल कौन सा आ रहा है? सेकेंडरी। ठीक है? वो oocyte कौन सा आ रहा है? सेकेंडरी। तो टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte बन जाता है और उसके चारों तरफ एक कवरिंग बन जाती है, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है? जोना पेलिसिडा। ये जो जोना पेलिसिडा होती है ये कैसी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई रहती है और नॉन सेलुलर, अकोशिकीय होती है। ये क्वेश्चन बहुत याद रखना। ठीक है? और इस समय क्या होगा? जो थीका लेयर थी
दो लेयर में डिवाइड हो गई, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, धीरे धीरे इस फ्लूइड की मात्रा, तो इसमें अपन पढ़ेंगे टर्सरी फॉलिकल। तो टर्सरी फॉलिकल किस किस से मिलके बना? बताओ, देखो सबसे पहले सेकेंडरी oocyte, मैं शॉर्ट कर देती हूं इसको, प्लस एंट्रम कैविटी है ना, प्लस थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, तो ये मिलकर के, और इसके अलावा क्या बना? जर्म हिल, ये आ जाएगा इसके अंदर, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और जर्म हिल। जर्म हिल से तो इसमें ये टर्सरी फॉलिकल में क्या बना? सेकेंडरी oocyte प्लस एंट्रम प्लस थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्सरी फॉलिकल हुआ। अब टर्सरी फॉलिकल में के बाद ग्राफियन फॉलिकल, जिसके चारों तरफ किसकी कवरिंग थी? जोना पेलुसिडा की, और जो कैविटी जो बन जाती है इससे, जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स इससे जोना पेलुसिडा से अटैच रहती हैं, और उस जगह को अपन क्या कहते हैं? जर्म हिल और डिस्कस प्रोलीजेरस। ठीक है, डिस्कस प्रोलीजेरस। ये जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा होती है, ये जोना पेलुसिडा के चारों तरफ और ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, और क्या बनाती है? एक्यूमुलेट होती चली जाती है, और क्या बनाती है? उस लेयर का फॉर्मेशन करती है, जिसे कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। क्या बनती है? क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है, और इस जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ भी एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और इस फॉलिकल को अब हम क्या कहेंगे? मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। इस समय जब ओवुलेशन का टाइम, मैस्टुरेशन साइकिल का जब 14 डे होता है, तो उस समय LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की मात्रा एकदम पीक पर हो जाती है। इसका जो सिक्रीशन होता है वो पीक पर हो जाता है, और इस समय क्या होगा? ये LH क्या करेगा? इस डिस्कस प्रोलीजेरस को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, जिससे ये जो सेकेंडरी oocyte यहाँ आ जाता है फ्लूइड में, बीच की कैविटी में, और प्रेशर इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये ओवरी की वॉल पे आकर के रप्चर हो जाता है, जिससे क्या होता है? सेकेंडरी oocyte क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या, उसको क्या कहते हैं? ओवुलेशन। तो ओवुलेशन क्या हुआ कि जब मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल ओवरी की वॉल पर आकर के रप्चर होता है, तो उससे सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने को, याद रखना मैं सेकेंडरी oocyte कह रही हूँ, ओवम नहीं कह रही हूँ, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि अभी डिवीजन रुका हुआ है, आगे का डिवीजन नहीं हुआ है ना, तो सेकेंडरी oocyte ही है। तो सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने को ही हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। और इस समय क्या होता है? ये जो कैविटी होती है ये सारा ब्रेक हो जाता है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, थीका एक्सटर्ना, इंटरना सब डैमेज हो जाती हैं, और इसके अंदर इस समय क्या होता है? एक जो पार्ट रह गया ना, रिमेनिंग पार्ट, उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं, तथा एक येलो कलर का पिगमेंट रहता है, जिसे ल्यूटिन कहते हैं, और इसके कारण इसका फॉर्मेशन होता है कार्पस ल्यूटियम का। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बना रहता है 9th मंथ तक, और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन, ये ब्लड के द्वारा कहाँ चला जाएगा? यूट्रस में, और वहां पर उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, क्योंकि आपको मालूम है यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से कौन अटैच हुआ था? ब्लास्टोसिस्ट, यानी वहीं पर एम्ब्रो अटैच हो जाता है, और एम्ब्रो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, तो उसको, उसके लिए प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो 8 से 10 दिन के अंदर क्या होगा? ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये एक सफेद कलर की संरचना में बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, क्लियर? थैंक यू वेरी मच।